हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है हिंदी कविता में निराला की प्रयोगशीलता के विभिन्न पक्ष। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निराला छंदवादी कवि हैं और छंदवादी युग में स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्र को पराधीनता के पाशों से मुक्त करने की कामना तीव्र से तीव्रतर होती रही। भारतेंदु युग में जो नव जागरण की लहर उठी थी वह और अधिक शक्तिशाली और ऊर्जस्वी हो गई थी। मुक्ति की यह कामना साहित्य के क्षेत्र में भी उभरती दिखाई देती है और इसी मुक्ति के दर्शन ने साहित्यकारों को परंपरा से विच्छिन्न होने तथा नए नए प्रयोग करने की प्रेरणा दी। इन साहित्यकारों में निराला उल्लेखनीय ही नहीं अप्रियतम है। संवेदनशीलता, व्यापार, जीवन दृष्टि तथा प्रतिभा, सभी दृष्टि से उनमें बंधी बंधाई रूढ़ियों को तोड़ने और कुछ नया करने की तीव्र ललक है। निराला का हिंदी भाषा के प्रति गहरा अनुराग था और वह हिंदी साहित्य को अत्यंत समृद्ध, संपन्न तथा विश्व स्तर का साहित्य बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। इसके लिए उन्होंने दूसरी भाषाओं से कुछ लेने में भी संकोच नहीं किया। बांग्ला और अंग्रेजी काव्य से बहुत कुछ लिया, जैसे राम की शक्ति पूजा का आधार बंगला भाषा में लिखी गई कृतवासी रामायण है। बात की जाए निराला के काव्य के क्षेत्र में प्रयोगशीलता की, तो निराला की प्रयोगशीलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है काव्य विषय संबंधी प्रयोगशीलता। निराला काव्य के विकास के 4 चरण हैं: छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, अर्चना और आराधना परक काव्य तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मोहभंग का काव्य। छायावादी काव्य को विद्रोह का काव्य कहा जाता है। उसमें एक और राजनीतिक पंकित श्रृंखला के प्रति विद्रोह है तो दूसरी ओर द्विवेदी युगीन नीतिमत्ता के विरुद्ध विद्रोह। निराला के काव्य में स्वच्छ प्रेम या उन्मुख प्रेम के जो चित्र हैं वह रीतिकालीन श्रृंगार रस के कवित सवैयों में अंकित प्रणय चित्रों से भिन्न तो है ही, उनमें द्विवेदी युगीन नैतिक मूल्यों की धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। जूही की कली को पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में यह कहकर नहीं छापा कि उसमें नग्नता है, अभद्रता और अश्लीलता है। प्रकृति के प्रति भी निराला का दृष्टिकोण अन्य छायावादी कवियों की तरह पूर्ववर्ती कवियों से भिन्न है। उन्होंने ना तो प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप प्रस्तुत किया, ना उसके माध्यम से उपदेश दिया और ना उसका चित्रण केवल पृष्ठभूमि के रूप में किया। उसके लिए प्रकृति जड़ नहीं चेतन है, मानव के प्रति संवेदनशील और सुख दुख की सचेरी राम की घोर निराशा प्रकृति में प्रतिबिंबित हो उठती है। अन्य छायावादी कवियों से निराला के प्रकृति चित्रण की विशेषता यह है कि उन्होंने प्रकृति के सौम्य रमणीय क्षेत्रों के साथ साथ अपने रौद्र भयानक रूप का भी चित्रण किया है। निराला ने राष्ट्रीय प्रेम की भावना भी व्यक्त की है, सोते हुए देश को जगाने के लिए उद्बोधन भी दिया है, अतीत का गौरव गान कर हताश मनों को संबल प्रदान किया है, पराजय भावना से मुक्त होकर संघर्ष करने, जूझने, मर मिटने का आह्वान किया है। बात की जाए निराला के काव्य रूप की प्रयोगशीलता की, नवीन काव्यों को कहने के लिए कवियों को नए नए काव्य रूपों की तलाश करनी पड़ती है। फ्रांस में 1779 की क्रांति के बाद जब स्वतंत्रता, समता तथा भाईचारे का नारा लगाया गया तो उपन्यास नामक विधा का जन्म हुआ। वर्तमान युग में नाटकों तथा महाकाव्यों से विरोधत नायक की सामान्य दुर्बल जन नायक के पद पर आसीन किए गए।
निराला ने भी काव्य रूपों के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। परंपरागत गीति काव्यों से उनका गीति काव्य भिन्न है। परम सिंह शर्मा कमलेश ने निराला के गीतों को 4 श्रेणियों में बांटा: गीत, प्रगीत, आख्यानक, काव्य तथा गीति नाट्य। दूधनाथ सिंह ने विषय तथा रूप की दृष्टि से निराला के संपूर्ण काव्य को 6 श्रेणियों में विभाजित किया: अतः संगीत की रचनाएं, लंबी कथानक कविताएं, राष्ट्रीय उद्बोधन की कविताएं, काव्य अभिजात्य से मुक्ति पर्याय की कविताएं, ऋतु और प्रार्थना परक गीत तथा प्रकृति की कविताएं। बात की जाए काव्य भाषा की तो निराला की काव्य भाषा में परंपरा और प्रयोग का उद्भव सम्मिश्रण है। काव्य भाषा में जिन आवश्यक गुणों की चर्चा परंपरागत आलोचकों तथा काव्य शास्त्रियों ने की है, वह सब निराला के काव्य में मिलते हैं। उनकी भाषा में प्रसाद, माधुर्य तथा ओज तीनों गुण विद्यमान हैं। शब्द शक्ति की दृष्टि से उन्होंने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों का प्रयोग किया है। बात की जाए छंदों के क्षेत्र में प्रयोगशीलता की, निराला काव्य में अंतर्निहित मुक्ति चेतना केवल कथ्य और काव्य भाषा के क्षेत्र में ही नहीं, उनकी छंद योजना में भी परिलक्षित होती है। वह छंदों के बंधन से मुक्त होने की उद्घोषण करने वाले कवि हैं। उनकी इसी भूमिका की प्रशंसा करते हुए कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा था: खुल गए छंद के बंध रजत के पाश। उनकी आरंभिक कविताओं में ही नए नए छंदों का प्रयोग होता दिखाई देता है। कहीं उन्होंने पुराने छंदों में परिवर्तन कर उन्हें नया रूप दिया है, तो कहीं मौलिक छंद रचे हैं। जूही की कली कविता में पुराने और नए छंदों का मेल है। उसकी लय में हिंदी के परंपरागत छंद कवित्व के गुण भी देखने को मिलते हैं। अपनी इसी प्रयोगशीलता के कारण ही उनका काव्य अनेक युगों की नई चेतना और विचारधारा को समग्रता के साथ पाठकों तक संप्रेषित करने में सफल रहा है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना हिंदी कविता में निराला की प्रयोगशीलताओं के विभिन्न पक्षों के बारे में। अगर आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।